वेलकम टू पीसीसी एकेडमी। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले अपन एक एक को लिख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो पहला आता है वो आता है बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पहला कौन सा आता है? बैच प्रोसेसिंग। फिर आता है मल्टी प्रोग्रामिंग। कौन सा आता है? मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग स्टूडेंट, इसको मल्टी प्रोग्रामिंग को हम किसके बाद में पढ़ेंगे? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में पढ़ेंगे। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है टाइम। तीसरा आता है मल्टीटास्किंग। तीसरा कौन सा आता है स्टूडेंट? मल्टीटास्किंग। ये मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या होता है? लॉजिकल एक्सटेंशन होता है। इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी इसको जानते हैं। उसके बाद में आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ओएस। कौन सा आता है? रियल टाइम ओएस। उसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। कौन सा आता है? डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। ठीक है। उसके बाद में क्लस्टर्ड ओएस भी अपन कह सकते हैं। क्लस्टर्ड ओएस। और भी ओएस होते हैं स्टूडेंट। ये कौन सा आ गया अपना? क्लस्टर्ड ओएस। और हो सकते हैं जैसे नेटवर्क ओएस होता है, मल्टी प्रोसेसर होता है। कौन सा? नेटवर्क ओएस। 7 नंबर है नेटवर्क ओएस। मल्टी प्रोसेसर ओएस। मल्टी प्रोसेसर कौन सा? मल्टी प्रोसेसर ओएस हो सकता है। और हो सकता है एक एम्बेडेड ओएस। कौन सा हो सकता है? एम्बेडेड ओएस। ये अपने बेसिकली टाइप्स ऑफ क्या है? ओएस है। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है? टाइप है। अब इनको हम वन बाय वन एक एक को क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा है अपना? बैच प्रोसेसिंग। सबसे पहला ओएस कौन सा है स्टूडेंट? बैच प्रोसेसिंग ओएस है। बैच प्रोसेसिंग ओएस का यूज सन 1960 के दशक में किया जाता था। कब किया जाता था? 1960 में। यूज्ड इन 1960। बहुत ही पुराना ओएस है। 1960 में यूज किया जाता था। इसमें डेटा जो है वो पंच कार्ड में या मैग्नेटिक टैप में या किस में स्टोर किया जाता था? पेपर टैप में। किसमें? पंच कार्ड में, मैग्नेटिक टैप में और पेपर टैप में। डेटा स्टोर्ड इन पंच कार्ड, मैग्नेटिक टैप एंड इसमें पेपर टैप। जैसे आजकल अपन पेन ड्राइव में, सीडी में, डीवीडी में, इनमें डेटा स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क में। वैसे सन 1960 के दशक में जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था उसमें डेटा किस में स्टोर होता था? पंच कार्ड में हो सकता था। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक टैप में हो सकता था और पेपर टैप में होता था। इन डिवाइस में डेटा डालने के पश्चात, अब बात है 1960 की, उस वक्त किसी के पास में, हर व्यक्ति के पास में क्या नहीं होते थे? कंप्यूटर नहीं होते थे। कंप्यूटर किसके पास में होते थे? कंपनियों के पास में होते थे। किसके पास में होते थे? कंपनियों के पास में। हमारे पास में क्यों नहीं होते थे? कि 1960 के दशक में कंप्यूटर बहुत महंगे आते थे, बड़े आते थे, इसलिए हर व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो अगर आपको कोई ऑपरेशन करवाना है तो आपको अपना कोई डेटा इनपुट आउटपुट करवाना है
तो आप अपने मतलब कोई सामान्य यूज़र अपने डेटा को कहाँ किस में लेके जाएगा, पंच कार्ड, मैग्नेटिक टैप या पेपर टैप में लेकर के जाता था। और कहाँ जाता था, किसी कंपनी में जाता था, और कंपनी का जो ऑपरेटर होता था उसे प्रोवाइड करवाता था। कंपनी के ऑपरेटर को दे दिया कि आप इसका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है, ठीक है। इसके बाद में वो ऑपरेटर क्या करता था, एक समान जॉब को इकट्ठा करता था, एक समान जॉब को क्या करता था, इकट्ठा करता था। माना एक यूजर है ए, उसको बी डेटा का इनपुट आउटपुट करवाना है, इसका बी डेटा का इनपुट करवाना है, तो ये हो गया। अब कोई यूजर आ गया जेड, उसको भी बी डेटा का क्या करवाना है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन करवाना है, इनपुट आउटपुट। ऐसे वो जो कंपनी का ऑपरेटर होता था वो सिमिलर टाइप के जॉब क्या करता था, इकट्ठे करता था, सिमिलर टाइप के। अगर इनपुट का है तो इनपुट वाले बेच में, आउटपुट का है तो आउटपुट वाले बेच में, और कुछ करवाना है तो वो अलग बेच होता था। मतलब इनपुट आउटपुट कब होता था, इसमें काम कब होता था, जब सिमिलर टाइप का बेच बन जाता था, जब सिमिलर टाइप का क्या बन जाता था, बैच क्या बन जाता था। जैसे ए बी आ गया और जेड का बी आ गया और एक वाई का बी आ गया, तो ऐसे ये इनपुट के लिए है। जैसे मान लो ये बेच किसके लिए बना, अगर पूरा बेच बन जाता था तो ही ये काम करता था, बेच नहीं बना तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आगे नहीं चलता था। ऐसे मानिए कि मान लीजिए मैं टीचर हूँ और मेरे पास में एक स्टूडेंट आया कि सर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है, तो मैंने कहा कि एक को नहीं सिखाऊंगा, अगर 5 बच्चे आ जाए सिमिलर बेच के ऑपरेटिंग सिस्टम के, कितने बच्चे आ जाए, 5 बच्चे आ जाए, तो मैं आपको क्या करवा सकता हूँ, आपका बेच बना दूंगा, आपको सिखा दूंगा। तो ऐसे बेच बनेगा तो ही सिखाया जाएगा। तो इसमें क्या होता था, वो जो यूजर है कंपनी के ऑपरेटर को क्या देता था, अपना डेटा देता था और वो एक समान जॉब तैयार करता था। और उससे पहले फर्स्ट जो 3-4 बैच बनने के बाद में पहले कौन से बैच को एग्जीक्यूट करता था, पहले बैच को एग्जीक्यूट किया जाता था और वो कंप्लीट होने के बाद में ही दूसरा बैच वो लेता था। अब इसमें एक और समस्या थी, मान लेते हैं कि सीपीयू जो है, सीपीयू इस ए बैच को एग्जीक्यूट करवा रहा है, ए प्रोसेस को, और ये ए क्या कहता है, मुझे इनपुट आउटपुट करना है, क्या करना है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है। तो सीपीयू बोलता था ए को कि आप जाइए इनपुट आउटपुट करके आइए। तो जितने टाइम्स ए जो है वो इनपुट आउटपुट करता था उतने टाइम सीपीयू आइडल रहता था, किसी दूसरे प्रोसेस को बीच में नहीं लेता था। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि इसमें बैच बनेगा तो ही काम होगा, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट मांग ले तो वो उसको इनपुट आउटपुट के लिए तो भेज देगा, लेकिन दूसरी प्रोसेस को प्रोसेस में नहीं लेगा। तो इसमें सीपीयू का आइडलनेस बहुत ज्यादा था। इसमें नोट में लिखेंगे अपन इसकी प्रॉब्लम क्या थी, सीपीयू आइडलनेस, सीपीयू आइडल ज्यादा रहता था। सीपीयू क्या रहता था, आइडल ज्यादा रहता था, और एक बैच बनेगा तो ही आगे चलेगा। मान लेते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं कि जैसे फोटोकॉपी कर रहे हैं अपन, जैसे 500 फोटोकॉपी कर रहे हैं अपन ने, क्यू में लगा दिया, 500 फोटोकॉपी आ गई और 200 जैसे ही फोटोकॉपी हुई मशीन ने पासवर्ड मांग लिया। क्या मांग लिया, पासवर्ड मांग लिया। वो मशीन आगे कब चलेगी, जब यूजर को क्या लगाएगा, पासवर्ड लगाएगा। मान लेते हैं वो यूजर जो है वो पासवर्ड भूल गया, तो क्या वो मशीन आगे चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। यही प्रॉब्लम थी कि जब तक ये इनपुट आउटपुट पूरा नहीं कर लेती पहली प्रोसेस, ये दूसरी प्रोसेस को आगे नहीं लेता था। इस कारण से वर्तमान में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज नहीं किया जाता है। आई होप आपको बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। इसकी प्रॉब्लम बताएं। प्रॉब्लम है सीपीयू की आइडलनेस, सीपीयू खाली बहुत रहता था। इसका जो सॉल्यूशन किया गया वो किसमें किया गया, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में किया गया। किसमें किया गया, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में। किसमें किया गया स्टूडेंट, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में किया गया। इस ओएस में क्या होता है, जैसे अपन ने देखा है कि इसमें एक प्रॉब्लम थी आइडलनेस की, तो इस ओएस में जो ओएस हम एक साथ मल्टीपल प्रोसेस को सीपीयू के पास लेकर के जाते हैं। इस ओएस में क्या होता है, एक साथ कई प्रोसेस को, मतलब मल्टीपल प्रोसेस को सीपीयू के पास में लेकर के आते हैं। इसमें सीपीयू किसी एक प्रोसेस को
तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि वह प्रोसेस टर्मिनेट ना हो जाए, या वो प्रोसेस क्या इनपुट आउटपुट के लिए रिक्वेस्ट ना कर दे। तो सिंपल सा है, इसमें क्या होगा, इसमें मल्टीपल प्रोसेस को सीपीयू के पास में ले जाते हैं और सीपीयू क्या करेगा, और सीपीयू द्वारा उनमें से किसी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन पर लेगा और कब तक एग्जीक्यूट करेगा, और तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि वो प्रोसेस क्या हो जाए, टर्मिनेट ना हो जाए, या इनपुट आउटपुट के लिए रिक्वेस्ट ना कर दे, तब तक एग्जीक्यूट करेगा, तब तक कि वो प्रोसेस क्या नहीं कर दे, रिक्वेस्ट ना कर दे, या पूरी तरह से टर्मिनेट ना हो जाए। अब मान लेते हैं कि इसमें क्या हुआ कि कोई प्रोसेस आई और सीपीयू के लिए उसने रिक्वेस्ट करी कि मुझे इनपुट आउटपुट करना है, तो सीपीयू उस प्रोसेस को छोड़ देगा और नई प्रोसेस को क्या कर लेगा, प्रोसेस में ले लेगा। तो इससे क्या हुआ, जो सीपीयू का आइडलनेस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में सीपीयू का आइडलनेस ना के बराबर होता है, क्या होता है, ना के बराबर। चलिए इसको एक उदाहरण द्वारा अपन समझ लेते हैं, इसका डायग्राम बना के समझ लेते हैं ताकि आपके पूरा ही क्लियर हो जाए। जैसे मान लेते हैं ये अपनी कंप्यूटर की मेमोरी है, इसमें ये प्रोसेसेज है, ये प्रोसेस है P1, P2, P3, P4 और भी हो सकती है। ये क्या है, रैम, कौन सी मेमोरी है, यहाँ से प्रोसेस किसके पास में जाएगी, सीपीयू, और ये है आपका इनपुट और आउटपुट। यहाँ से इसने किसको लिया, P1 को लिया। पहली बात तो P1 को कब तक एग्जीक्यूट करेगा, जब तक कि वो प्रोसेस मल्टीपल प्रोसेस आती है और एक प्रोसेस को लेता है सीपीयू एट ए टाइम, एक प्रोसेस को लेगा। अब कब तक पूरा नहीं करेगा, जब तक कि वो प्रोसेस अपना काम करके क्या नहीं हो जाए, टर्मिनेट, क्या नहीं हो जाए स्टूडेंट, टर्मिनेट ना हो जाए। अब वो प्रोसेस हो गई क्या, टर्मिनेट, तो दूसरी प्रोसेस को लेगा। मान लेते हैं अब उसने लिया P1 चली गई बाहर, किसको लिया, P2 को लिया, P2 को ये परफॉर्म कर रहा है और P2 ने क्या कहा कि मुझे कौन सा ऑपरेशन करना है, मुझे करना है इनपुट आउटपुट। किसने कहा, P2 ने। तो सीपीयू कहेगा ठीक है आप जाइए, P2 को कहा कि आप जाइए इनपुट आउटपुट कीजिए। तो अब ये क्या करेगा, अब ये खाली नहीं रहेगा, अब ये किसको ले लेगा, P3 को ले लेगा और उसको प्रोसेस करने लग जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो सीपीयू है वो आइडल है क्या, इसमें सीपीयू आइडल है, नहीं है, क्योंकि इसने इस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट के लिए भेज दिया, दूसरी प्रोसेस को इसने ले लिया। क्लियर हुआ। तो इसमें आइडलनेस की समस्या क्या होगी, अपनी सॉल्व होगी, जो कि किस में आई थी, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आई थी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई, रिस्पॉन्स टाइम की। इसकी क्या प्रॉब्लम होती है, रिस्पॉन्स टाइम। जैसे मान लेते हैं ये 4 प्रोसेस आई और किसी ने इनपुट आउटपुट नहीं मांगा। जैसे मान लो इसका एग्जीक्यूशन टाइम है 10 मिनट का, मतलब ये कितने मिनट एग्जीक्यूट होगी, ये भी 10 मिनट है, ये भी 10 मिनट है, ये भी 10 मिनट है, सबका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 10 मिनट्स है। अब इसने P1 को लिया, इनपुट आउटपुट नहीं मांगा, तो पूरा एग्जीक्यूट करेगा, ये क्या करेगा, पूरा एग्जीक्यूट करेगा, फिर P2 को पूरा एग्जीक्यूट करेगा, फिर P3 को पूरा एग्जीक्यूट करेगा, तब जाके इसका नंबर आएगा आफ्टर 30 मिनट। मतलब इसका जो रिस्पॉन्स कब मिला, इसको 30 मिनट के बाद में। हो सकता है इनके 1-2 मिनट ही बाद आई हो ये, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम में प्रॉब्लम आती है।
इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्टारवेशन। किसी प्रोसेस का वेटिंग टाइम यदि ज्यादा हो, किसी प्रोसेस का रिस्पांस टाइम या वेटिंग टाइम यदि ज्यादा हो, तो उस टाइप की प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? स्टारवेशन की प्रॉब्लम कहते हैं। एक तो होती है स्टारवेशन की प्रॉब्लम कि आवश्यकता से ज्यादा आप इसको वेट करवा रहे हैं, एक होती है डेडलॉक, उसमें इनफाइनाइट वेटिंग होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट, वो अपन आगे कवर करेंगे। तो इसमें वो प्रॉब्लम तो अपनी सॉल्व होगी, कौन सी? जो प्रॉब्लम थी ना सीपीयू की आइडलनेस की, वो प्रॉब्लम तो अपनी क्या होगी? सॉल्व होगी। लेकिन एक नई प्रॉब्लम आ गई, कौन सी? स्टारवेशन की। इसमें रिस्पॉन्स टाइम क्या है? ज्यादा होता है, जो कि क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसके लिए अपन यूज करते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करेंगे? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करेंगे। यह मल्टी प्रोग्रामिंग का, आपको मैंने पहले भी बताया है, यह मल्टी प्रोग्रामिंग का लॉजिकल एक्सटेंशन होता है। यह मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या होता है? लॉजिकल एक्सटेंशन। मतलब इसकी जो प्रॉब्लम है ना स्टारवेशन की, वो अपन दूर करेंगे इससे, इसलिए लॉजिकल एक्सटेंशन बताया गया है। इसे एक अन्य नाम किस नाम से जानते हैं? अभी बताया था आपको, इसे टाइम शेयरिंग, क्या कहते हैं? टाइम शेयरिंग ओएस कहा जाता है। क्या कहते हैं? टाइम शेयरिंग ओएस कहा जाता है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट क्या लेगा, इस ओएस में सीपीयू जो है मल्टीपल प्रोसेसेस आएगी, वही सिस्टम है सीपीयू एट ए टाइम। अब सीपीयू तय करेगा, क्या तय करेगा? जैसे 4 प्रोसेस आ गई, सीपीयू क्या तय करेगा? सीपीयू तय करेगा कि मैं प्रत्येक प्रोसेस को इतना समय दूंगा। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अपने पास में ये प्रोसेसेस आ गई, जैसे आ गई P1, P2, P3, P4 और भी हो सकती है। जैसे मान लो इसके पास में है 10 मिनट, ये एग्जीक्यूशन में कितने मिनट लेगी? ये भी 10 मिनट लेगी, और ये भी 10 मिनट लेगी, और ये भी 10 मिनट लेगी। सारी प्रोसेस 10 मिनट लेगी, ठीक है। अब मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि पूरा एग्जीक्यूट करेगा सीपीयू, क्या करेगा? पूरा एग्जीक्यूट करेगा। तो उसमें एक प्रॉब्लम आ गई, किसकी? स्टारवेशन की। लेकिन जो मल्टीटास्किंग है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि मैं सबको एक बार 2-2 मिनट एग्जीक्यूट करूंगा। कितने मिनट करूंगा? 2-2 मिनट एग्जीक्यूट करूंगा। इसको ऐसे समझिए कि जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब कोई टीचर है, उसके पास में 5 स्टूडेंट आए कि सर हमें 5-5 क्वेश्चन बताने हैं। तो जो पहले स्टूडेंट आया उसको सीपीयू ने लिया और पूरे 5 क्वेश्चन बताएगा, बीच में छोड़ेगा नहीं। कब छोड़ेगा? जब वो स्टूडेंट खुद कह दे, क्या कह दे कि सर मैं एक बार जाकर के आता हूँ, तो उसको छोड़ देगा, बाकी नहीं छोड़ेगा। तो उसमें लास्ट वाले का नंबर तो पता नहीं है आज आए कि कल आए कि परसों आए, तो उसमें प्रॉब्लम आ गई। अब ये क्या कहता है, ये टीचर इसमें क्या कहता है, वही टीचर, कि सबके मैं 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। कितने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा? 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद में वापस टर्न लेऊंगा। तो इसमें क्या करेगा, ये P1 को लेगा। किसको लेगा? P1 को लेगा, और कितने मिनट एग्जीक्यूट करेगा? 2 मिनट एग्जीक्यूट करेगा। 2 मिनट के बाद में इसको एक बार वापस भेज देगा, और किसको ले लेगा? इसको ले लेगा। फिर 2 मिनट करेगा, इसको ले लेगा। फिर 2 मिनट में इसका नंबर आ गया, अर्थात 2 2 2 2 3 जा 6 मिनट में नंबर आ गया। जबकि उसमें कितने मिनट में आ रहा था? उसमें आ रहा था 30 मिनट में। कितने में आ रहा था? 30 मिनट में आ रहा था। तो देखिए हमने रिस्पांस टाइम क्या कर दिया, इसमें कम कर दिया। रिस्पांस टाइम क्या कर दिया, इसको भी रिस्पांस क्या हो गया, जल्दी हो गया। तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है? इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है? स्टारवेशन की। स्टारवेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है? स्टारवेशन की प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाती है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कौन सा मल्टीटास्किंग। अगला देख लेते हैं। अगला कौन सा था अपना? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा है रियल टाइम ओएस। इसको आरटोस भी कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? आरटोस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए एक फिक्स टाइम गिवन होता है। क्या होता है? एक फिक्स टाइम गिवन होता है, जिसे डेडलाइन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? डेडलाइन।
इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, इस ओएस में किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी प्रोसेस के लिए एक फिक्स टाइम गिवन होता है। एक क्या होता है? एक फिक्स टाइम गिवन होता है, गिवन होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे डेडलाइन, डेडलाइन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट? डेडलाइन कहा जाता है। जो आर्टोस होता है वो दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ आर्टोस। आर्टोस कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक तो होता है सॉफ्ट आर्टोस, सॉफ्ट आर्टोस, और दूसरा होता है हार्ड आर्टोस, हार्ड आर्टोस। तो पहले तो आर्टोस क्या होता है? इस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस के लिए एक फिक्स टाइम गिवन होता है, और जो जिसे क्या कहते हैं? डेडलाइन कहते हैं। आर्टोस कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एक सॉफ्ट होता है और एक है हार्ड होता है। सॉफ्ट आर्टोस कौन सा होता है स्टूडेंट? वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्ट आर्टोस की होता है जिसमें किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। कैसे? जैसे मान लेते हैं किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम था 10 मिनट। कितने मिनट में एग्जीक्यूट करना था उसको? 10, और उसको 10 मिनट 10 सेकेंड लगे। कितने मिनट कितने सेकंड लगे? 10 मिनट 10 सेकंड लगे, तो कोई इशू नहीं है। जैसे जो बैंकिंग सिस्टम होता है, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग जैसे एटीएम में जाते हैं अपने को 2 मिनट लगने चाहिए, 3 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या हो सकता है? रेलवे जो रिजर्वेशन सिस्टम होता है, क्या? रेलवे रिजर्वेशन, कौन सा सिस्टम होता है? रेलवे रिजर्वेशन। अपनी जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें भी यही है, सॉफ्ट आर्टोस है। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में आपने कपड़े धोने के लिए 20 मिनट का समय दिया, 21 मिनट बाद निकाला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एक सीधी सी बात अपन समझते हैं कि जहां पर व्यक्ति की जान पे ना आए वो सॉफ्ट है। वो क्या है? सॉफ्ट है। मतलब वो थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे होने से कोई फर्क ना पड़े, वो सॉफ्ट में आएगा। और हार्ड आर्टोस कौन से होते हैं? जिसमें एक हार्ड डेडलाइन होती है। हार्ड क्या होती है? डेडलाइन होती है, और उसको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। इस प्रकार के ओएस में किसी प्रोसेस को गिवन टाइम के अंदर ही पूर्ण करना पड़ेगा। जैसे एयर ट्रैफिक, क्या हो सकता है? एयर ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक में ऐसा ही होता है, अगर फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड का भी ऊपर नीचे हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। मिसाइल में, किसमें? मिसाइल जो सिस्टम होता है, मिसाइल सिस्टम क्या होता है? पॉइंट का भी अगर फर्क पड़ गया तो आपका जो ऑपरेशन है वो क्या हो गया? फेल हो गया। वो सारे किस में आते हैं? हार्ड आर्टोस में आते हैं। एक अपने जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें भी टाइम गिवन होता है। टाइम गिवन ऑनलाइन एग्जाम के अंदर अगर टाइम गिवन हो गया तो उसके बाद में आपका सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो ये था अपना कौन सा? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है क्लस्टर्ड ओएस। क्लस्टर्ड ओएस, क्लस्टर्ड ओएस क्या होता है स्टूडेंट? क्लस्टर्ड ओएस वो ओएस जो क्या करता है? किसी कंप्यूटर सिस्टम को अगर हम विद इन ए नेटवर्क, अर्थात एक ही टाइप के नेटवर्क से कनेक्ट कर दें, किसी कंप्यूटर सिस्टम के ओएस को विद इन ए नेटवर्क, अर्थात एक ही टाइप के नेटवर्क से क्या कर दें? कनेक्ट कर दें, तो कैसा बन जाएगा? क्लस्टर्ड ओएस। किसी कंप्यूटर सिस्टम के ओएस को यदि विद इन नेटवर्क अर्थात एक ही टाइप के नेटवर्क से क्या कर दें? कनेक्ट कर दे, तो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा? कैसा? क्लस्टर्ड ओएस बन जाएगा। जैसे ये अपने पास में है लैन, क्या है? लैन। इससे हमने क्या जोड़ दिए? इससे हमने पीसी जोड़ दिए।
ये हमने क्या जोड़ दिए, पीसी कनेक्ट कर दिए। तो ये PC1, ये PC2, ये PC3 और PC4। ये वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, इसका बिहेवियर होता है विद इन नेटवर्क। क्या है, लैन के अंदर ये सारे नेटवर्क, तो वो क्या कहलाएगा, विद इन नेटवर्क कहलाएगा। यदि किसी कंप्यूटर सिस्टम के ओएस को किससे जोड़ दें भाई, किससे जोड़ दें, विद इन नेटवर्क, अर्थात एक ही टाइप के नेटवर्क से जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा, क्लस्टर्ड ओएस बन जाएगा। अगला देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस क्या होता है, जब किसी कंप्यूटर सिस्टम के ओएस को हम इंटरनेट से या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से जोड़ देते हैं, इंटरनेट से या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस बन जाता है। लिखते हैं, जब किसी कंप्यूटर सिस्टम के ओएस को हम इंटरनेट, इसे इंटरनेट या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से कनेक्ट कर दे, वो कैसा नेटवर्क बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। यही है, इंटरनेट से जोड़ देंगे अब किसको, लैन को। वही अपना डायग्राम आ जाएगा, PC1, ये आ गया अपना PC2, ये आ गया अपना PC3 और ये आ गया अपना PC4। ये अपन ने क्या कर दिया, इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, तो कौन सा नेटवर्क बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस बन जाएगा। एक इसी टाइप का और होता है नेटवर्क ओएस। नेटवर्क ओएस कौन सा नेटवर्क होता है, नेटवर्क वह ओएस जो नेटवर्क के रिसोर्सेज का यूज करता है, नेटवर्क के रिसोर्सेज का यूज करता है और उन्हें मैनेज करता है। ध्यान देना, वह ओएस जो नेटवर्क के रिसोर्सेज का यूज करता है और उन्हें क्या करता है, मैनेज करता है, उस प्रकार के ओएस को क्या कहेंगे, नेटवर्क ओएस। नेटवर्क के रिसोर्सेज को यूज करता है वह ओएस जो कि नेटवर्क के रिसोर्सेज को का क्या करता है, यूज करता है। नेटवर्क के रिसोर्सेज का क्या करता है, यूज करता है और उन्हें क्या करता है, और उन्हें मैनेज करता है, मैनेज करता है और उन्हें क्या करता है, मैनेज करता है। इसके एग्जाम्पल कह सकते हैं विंडोज जो 95 में आई थी, एग्जाम्पल में विंडोज 1985 में क्या आई थी, विंडोज। फिर इसका एग्जाम्पल हो सकता है लिनक्स 1992 में आया था, ये भी हो सकता है। यूनिक्स भी हो सकता है जो 1972 में आ गया था। कौन सा, यूनिक्स आ गया था 1972 में। MS जो डोस आया था 1980 में। ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। 81 में आया था 81। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सारे नेटवर्क ओएस